ठीक है बेटा, आज जो हमने पेपर सॉल्व करना है एमसीक्यू का वो है मई जून 2021 और वेरिएंट है 1-2। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज करेक्ट। याद रखिएगा कि एवोगैड्रो कांस्टेंट इज अ नंबर। ठीक है, मैं आपको ना पहले भी ऑप्शन बताने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 1 मोल सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका मैस कितना होगा भाई? 1 मोल सोडियम का एटॉमिक मैस जो होगा 23 ग्राम्स, और इसमें पार्टिकल्स कितने आएंगे? 6.02 टाइम्स 10⁻23। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, इसका कितना मैस होगा जी? मैग्नीशियम का मैस है आपके पास 24, और इसमें कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 6.02 टाइम्स 10⁻23। ठीक है, इसी तरीके से 1 मोल ऑफ कार्बन, एक कार्बन का कितना मैस होता है? 12 ग्राम, और 1 मोल है, पार्टिकल्स कितने आएंगे? 6.02 टाइम्स 10⁻23। एक चीज बेटा जरा यहाँ देखें कि जो मोल है वो क्या मैस पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है? मोल बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप देख सकते हैं, अगर आप मैग्नीशियम और कार्बन को ही कंपेयर कर लें तो मैग्नीशियम तो उसके 2 टाइम्स हैवियर है, लेकिन पार्टिकल्स आर सेम। तो मोल का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का होगा तो उसमें एवोगैड्रोस पार्टिकल होंगे। मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स कि मैंने जब एक एक मोल लिए तो उनके डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। विच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज करेक्ट? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। क्या एवोगैड्रोस कांस्टेंट 1 मोल का मैस होता है? नहीं भाई, 1 मोल के मैस तो आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। देखें, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मैसेज आते हैं, 23, 24, 12। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। नहीं, क्योंकि एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर, ये मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो जो उसका ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है। वो कह रहे हैं इट इज द मास ऑफ 1 मोल। नहीं भाई। दूसरा देखें, इट इज द मास ऑफ, नहीं भाई, मैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। एवोगैड्रोस कांस्टेंट तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा देखें, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियोन। अगर आप 1 मोल ऑफ नियोन देखें, इसमें कितने पार्टिकल जाएंगे? 6.02 टाइम्स 10⁻23। तो बेटे बेसिकली एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। नियोन का होना लाजमी नहीं है। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियोन, या आर्गन कह दें। ठीक है, या अब इसमें कोई मेटल लिख सकता था वो, यहाँ पर ऑप्शन सी में वो किसी भी मोनो एटॉमिक एलिमेंट का नाम लिख सकता था, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक, या हीलियम, या नियोन। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियोन। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्यों रॉन्ग है? कह रहा है इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट। नहीं भाई, 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट नहीं। अगर वो कहता है ना इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब है 1 मोल, फिर तो बात ठीक होनी थी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी ना कि इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एवोगैड्रोस कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ एटम्स के साथ होता है। ठीक है, या अगर वो ये कहता कि जी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम में जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 मोल, तो वो बात भी ठीक है। या 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, फिर ठीक होना था। अगर वो कहता है कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, फिर भी ठीक होना था। अब सेकंड पार्ट पर आए कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन। अब देखिए, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर डेफिनेशन आती हो कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड, मैं पहले लिखता हूं, ऑप्शन नहीं देख रहा। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, सॉरी, ये मैं आपको एटमाइजेशन बता रहा हूं। आपने आयोनाइजेशन बताना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है,
आपने क्या बताना है जी यहाँ पर कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन कैसे होगा। तो ये आयोडीन फर्स्ट है तो +1, एक इलेक्ट्रॉन बेटा आपने रिमूव करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप आयोनाइजेशन करते हैं तो आयोनाइजेशन के लिए जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो उसके गैसियस स्टेट से करते हैं। तो आयोडीन की जो गैसियस एटॉमिक स्टेट होगी वो क्या होगी, आई। और ये बेटा आपने करना है कि 1 energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom। ठीक है, 1 मोल गैसियस एटम से आप जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि +1 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी किसी एलिमेंट से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो या किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो आपका सब्सटेंस है वो गैसियस एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। पहला क्यों गलत है, दो इसमें रीजन है गलत होने की। पहला रीजन कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में तो रिमूव होता है। और दूसरी रीजन यहाँ पर ये एटॉमिक फॉर्म नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। दूसरा क्यों गलत है बेटा, दूसरा इसलिए गलत है इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, आपने रिमूव करवाना होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में। तीसरा देखिए क्यों गलत है, तीसरा इसलिए गलत है कि यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करवाया लेकिन क्या मॉलिक्यूल से या एटम से। आपको पता है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो योर सब्सटेंस मस्ट बी इन गैसियस एटॉमिक फॉर्म, एटम की फॉर्म में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स 3 कंपाउंड ईच विथ 4 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। आपने बताना है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है और हाईएस्ट किसका है। अगर मैं बेटा जी की बात करूं तो जी एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसे मुझे पता चला ये आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आयंस हैं, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और आयोनिक कंपाउंड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो हाईएस्ट होंगे। अच्छा, अगर मैं बाकी दो कंपाउंड्स की बात करूं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, बोथ आर कोवेलेंट, सिंपल कोवेलेंट, राइट, सिंपल कोवेलेंट है। और सिंपल कोवेलेंट में जो एक्स है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है भाई। कैसे पता चला, OH, सिंपल सी निशानी आपको पता है, OH जिसमें आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जो दूसरा Y है इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स है, PD, परमानेंट डायपोल फोर्स। तो अब आप जरा देखें कि जो Z है वो आयोनिक कंपाउंड है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों में से होगा। देन सेकंड नंबर किसका आएगा जी, X का आएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, OH है, जिन कंपाउंड्स में OH आता है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये बेटा आपका जो आंसर आएगा वो बी होगा, कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, Y का, क्योंकि Y इज अ पोलर मॉलिक्यूल लेकिन इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स है। और X के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि OH इज प्रेजेंट। अच्छा, आपने ना पहले इसमें कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आयोनिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है। और जो Z है दिस इज द आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें आपको आयंस नजर आ रहे हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं जरा देख लूं, 1 मिनट, आप लोगों के मैसेज तो नहीं आए हुए। बेटा ये फोन पर क्लास मत लिया करें, कोशिश किया करें लैपटॉप पे, देखें कितने बच्चे फोन पे क्लास ले रहे हैं, उस पर आपको एक तो इतना अच्छा नजर भी नहीं आता। और बेटा ये मैं अभी जो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको ये बता रहा था कि आप लोगों ने अभी जो है ना ये पेपर 1 की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होगी है कि अब ये आपका ग्रेड डिसाइड करेगा कि अगर कोई बच्चा सपोज उसने थ्योरी का पेपर अच्छा नहीं दिया और वो बी ग्रेड पर है तो पेपर 1 उसको या तो बी से ऊपर ले जाएगा ए पर या बी से नीचे ले आएगा सी पर। तो पेपर 1 आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, टाइम भी ज्यादा है, इसका फायदा उठाएं। टॉपिकल्स भी करें बेटा, ठीक है, टॉपिकल्स भी करें, क्योंकि आपने देखा है ईयरली में हर टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आता। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन बहुत कम आए होते हैं, मोल से बहुत कम आए होते हैं। अब देखिए मोल से तो लाजमी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पेपर 2 में मोल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अब चांसेस हैं कि मोल से कुछ 2-3 MCQ वो डालेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक से तो आएंगे ही आएंगे। और सेक्शन बी बेटा नहीं है, अब सेक्शन बी को प्रैक्टिस करने की बेशक जरूरत नहीं है, अब सेक्शन बी मत कीजिएगा, हर ईयरली के 30-30 कीजिएगा, ठीक है। सेक्शन बी में जिसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट है वो आप लोग नहीं करेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं जो कि वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एलीन इज शोन। आपने इसमें बेटा बॉन्ड एंगल्स बताने। एक तो सिंपल सी निशानी आपको बता दूं, अगर कार्बन का केस हो ना, कार्बन के लिए कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो एंगल 120 होता है। अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो
एंगल 180 होता है। और अगर एक कार्बन, जी बेटा खत्म हो गया, सेक्शन बी जो है ना खत्म हो गया। और अगर एक कार्बन जो है बेटा वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो एंगल 109.5 होता है। ये सिर्फ कार्बन के लिए, ठीक है। और ये भी इसके आगे याद रखें कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। और ये जो है ना बेटा ये मैं ऊपर करके लिखता हूं ताकि एक सीक्वेंस में आ जाए। और अगर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसी 4 एटम्स के साथ तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो ये भी बेटा आप याद कर ली, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स, बाकी एटम्स के केस में तो आपने बेटा वो रूल याद रखना है कि नंबर ऑफ अटैच एटम और लोन पेयर, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर आपने बताने हैं बॉन्ड एंगल्स। तो बॉन्ड एंगल देखिए कैसे बताएंगे, आपने एक्स बताना है ना, एक्स। अब काफी सारे बच्चे इस एंगल को क्या कंसिडर करेंगे, 80 डिग्री। देखें वो ना जानकर आपको इस तरह कर रहे हैं ताकि बच्चा समझे कि ये 80 है। भाई आपने एक रूल पढ़ा हुआ है वेस्पर थ्योरी के अंदर कि जब भी एंगल बताना होगा, एक रूल तो ये है कि सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो अब जरा देखिए कितने कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कार्बन के अराउंड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्ड लोन पेयर कोई नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0। अब ये केस याद करें, मैंने आपको केसेस लिखवाए हुए हैं, केस 1 केस 2। तो इसमें देखें अगर किसी एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को 120 पर अरेंज करते हैं। तो 120 का मतलब है 20 में से कोई होगा। अब जरा आ जाए, और मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो 120 हो। अब अगला देखिए, अगेन y जो है ये वाला एंगल, कार्बन अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके बेटा आपने अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने ऐसे करें, ये 1 2 और ये 3, ये देखिए बेटा 3 आपको पेयर यहां नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ये ऐसे कर। तो ये जो कार्बन है y वाला, यहां पर भी कार्बन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो एंगल वुड बी 120। तो आपका आंसर आपको समझ आ गया होगा कि आंसर सी है। और लास्ट वाला बेटा देखें, जो कार्बन है ये वाला Z, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, नो लोन पेयर। तो जब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो उन चारों इलेक्ट्रॉन पेयर में जो एंगल होगा वो 109.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना स्टेट ऑफ मैटर से है, गैसेस का वॉल्यूम से रिलेटेड है क्वेश्चन। फ्लास्क क्यू, बेटा मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं। ये जी फ्लास्क क्यू कंटेन, इसका वॉल्यूम कितना है जी, 5 क्यूबिक डेसीमीटर। और इसका प्रेशर कितना है, 12 किलो पास्कल्स। एंड फ्लास्क आर, ये फ्लास्क आर है, इसका वॉल्यूम कितना है जी, 10 क्यूबिक डेसीमीटर। और इसका प्रेशर कितना है जी, 6 किलो पास्कल्स। अब देखिए मैंने दरमियान में सेपरेटर लगाया हुआ है, ये एक है आपके पास, ये फ्लास्क आर है ये वाला, और ये बेटा आपके पास फ्लास्क क्यू है येलो कलर का, ठीक है। और मैंने वॉल्यूम प्रेशर नीचे लिख दिया। कह रहा है इफ द फ्लास्क्स आर कनेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो अब आप टेम्परेचर को तो नहीं लेकर आएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जिसमें टेम्परेचर ना आता हो। आपने देखिए ये फॉर्मूलाज यूज करने, मैं आपको बताता हूँ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना बेटा, इसलिए मैंने टेम्परेचर मेंशन ही नहीं किया। अगर टेम्परेचर भी चेंज कर रहा होता ना, फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना था। अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसलिए सेकंड फॉर्मूला की तरफ हम नहीं जाएंगे। और ये आपने फिजिक्स में भी किया होगा बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। अब बेटा आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि आपने इफ द फ्लास्क्स आर कनेक्टेड, आप इन दोनों फ्लास्क्स को ना कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, मतलब आपने दरमियान से वो सेपरेटर हटा दिए। तो कोई बच्चा मुझे मैं मैसेज करके बताया बेटा, जब ये सेपरेटर मैं हटा दूंगा दरमियान से, तब ये टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। क्यू का वॉल्यूम था 5, आर का वॉल्यूम था 10, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अब जरा देखें
आपसे वो ये पूछ रहा है कि अब आपने बताना है कि व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, P3 क्या होगा ये आपने बताना है। और V3 तो आपको पता चल जाएगा ना बेटा, क्योंकि Q का वॉल्यूम है 5, V का R का वॉल्यूम है 10, तो V3 आपके पास 15 है। V3 आपके पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अब फिर आप फॉर्मूला लगाएं, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। देखें, क्योंकि आपने अब वो सेपरेटर हटा दिया है, तो P1 V1 ये बेटा आपके पास था, ये जो येलो कलर वाला है ना, ये था P1 V1, ये जो ब्लू कलर है ये था P2 V2। अब क्योंकि सेपरेटर हटा दिया है तो P1 V1 प्लस P2 V2, अब ये आपके पास P3 V3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, बस सिंपल। तो P1 कितना है जी, P1 है 5, उसका वॉल्यूम प्रेशर कितना था 12। P2 कितना है जी, ये देखें 6, वॉल्यूम कितना था 10। P3 आपने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना था जी, वी इस टोटल का वॉल्यूम कितना हो गया, ऐड हो जाएगा 15, क्योंकि 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। तो अब बेटा 12 5 से 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू P3। तो P3 बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करें, 120 डिवाइडेड बाय 15, 120 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 8 किलो पास्कल्स। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखें मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 किया, और डायग्राम मैंने आपको बना कर दिया। मे बी ये आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हो डायग्राम, कि एक इसमें Q है, एक इसमें R है, और जो Q वाला था येलो वो P1 V1, जो ब्लू था उसको मैंने P2 V2 कह दिया। फिर उसने क्या किया, दरमियान से सेपरेटर हटा दिया, तो ये एक ही वॉल्यूम हो गया है। तो V1 और V2 का वॉल्यूम अब ऐड हो जाएगा ना, तो वो V3 आपके पास 15 है। अब आपने टोटल प्रेशर बताना था P3, तो ये बेटा फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। तो आपने सिंपल P3 यहां पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड एयर रिप्रेजेंट्स 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, विच रो इज करेक्ट। याद रखिएगा ये जो सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये मत समझे कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, वाटर है लिक्विड, आपको पता है लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और एयर है इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप होती है। तो एक तो सोडियम क्लोराइड को बेटा हम देखते हैं, पार्टिकल्स हेल्ड इन रिजिड स्ट्रक्चर। अगर हम इस टाइम चलें ए को ए स्टेटमेंट को ठीक मान लें कि ए वाली कुछ ना कुछ ठीक बात कर रहा है, क्योंकि स्टेशनरी तो नहीं होते, बी से तो बिल्कुल गलत है। डी के चांस भी है जी, रेजिस्टेंट टू चेंज ऑफ शेप, सोडियम क्लोराइड को आप बेटा अगर ऊपर से फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप तो चेंज नहीं होगी ना, टूट जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बीसी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उसने लिखा है बीसी में पार्टिकल स्टेशनरी, पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होते, आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी जो आयंस हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाटर के केस में देखें, वाटर कैन इजीली बी कंप्रेस, ये बात गलत है बेटा। वाटर को ये तो नहीं हो सकता ना कि 1 लीटर वाटर है आप इसको कंप्रेस करके हाफ लीटर कर दें, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। इसलिए वाटर के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होते। तो इसलिए ए गलत हो गया है। अब आपको पता चल गया कि डी इज द आंसर, कि वाटर को आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, एयर आसानी से कंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसमें गैप्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the reaction pathway diagram for the catalyzed reaction and the uncatalyzed reaction between the N2 and H2 is shown. Which letter represents the activation energy for the first step in the decomposition? ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि आपने यहां से यहां पे देखना है, ऐसे देखना है आपको, ऐसे ये रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया टूटकर उसमें जा रहा है, और वह कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब आप फिर इसको नहीं देखेंगे, इस लाइन को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट की एब्सेंस में है। तो कैटलिस्ट के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है बेटा, देखिए जो मैं लाइन मार्क करने लगा हूँ रेड कलर से या ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये कितने स्टेप में हो रहा है, कितने एनर्जी हम्स हैं, 2 एनर्जी हम्स। जितने एनर्जी हम्स होते हैं रिएक्शन उतने स्टेप में होता है। तो एक देखें एनर्जी हम आपको ये नजर आ रहा है, ये एक स्टेप है, और
एक एनर्जी हम बेटा ये नजर आ रहा है आपको, दूसरा एनर्जी हम ये नजर आ रहा है, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। जो अमोनिया की डिकम्पोजिशन है वो 2 स्टेप में हो रही है, ठीक है जी। अब जरा देखें, वो कह रहे हैं कि which letter represents the activation energy for the first step, तो D is the first step ना। देखिए यहां तक ये पहला रिएक्शन हुआ है, देखिए यहां से अगर आप चलें, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जी, यहां तक, ये मैं इसको मार्क करता हूं, ये आपका फर्स्ट स्टेप है यहां तक जी, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। और इससे आगे आपका ये आपका सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है, जो दूसरा एनर्जी हम, तो फर्स्ट स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी जी, वो डी होगी ना फर्स्ट स्टेप की, क्योंकि आप, और अगर वो कहता कि इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, तो व्हाट वुड बी एक्टिवेशन एनर्जी, देन आपने सी पर जाना था, ठीक है जी। तो अब आपका बेटा आंसर क्या होगा, जरा खुद सोचें, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर पढ़ें कि which letter represents the activation energy for the first step in the decomposition of ammonia, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है, तो ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, और ये आपका जी सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी इज डी, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप हेस साइकिल से भी कर सकते हैं, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2 plus O2 it gives 2NO, or delta H is given. What is the bond energy of the bond between the atoms in NO? अब बेटा इसके लिए देखें, फॉर्मूला अगर आप यूज कर लें, स्पेस कम है वरना हेस साइकिल से भी हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, आप बेटा इसको खुद लिख लें, ठीक है। यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, डेल्टा एच कितना है जी, प्लस 180, प्लस 180, एनर्जी टेकन इन, बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी होगी ये देखें जी, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, डेटा बुकलेट में आप देखेंगे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको वो डेटा बुकलेट में दे रहा है, दैट इज 944। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दे रहा है 496। ये हो गया जी एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, मतलब जब ये बॉन्ड बनेगा ना एन और ओ के दरमियान ऐसे करके, जब ये बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एनर्जी गिवन आउट, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि यहां जो आपके पास एनर्जी गिवन आउट आएगी ये 2 मोल्स के लिए आएगी, 2NO है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 180 इज इक्वल टू 944 के अंदर प्लस 496, ये आ रहा है 1440 माइनस एनर्जी गिवन आउट, इसको उधर ले जाएं, 180 माइनस 1440 माइनस एनर्जी गिवन आउट, तो 1440 माइनस 180 आ रहा है माइनस 1260। अच्छा अब आप क्या करें, इसको कट कर दीजिए, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना 1260, ये जो आपके पास बेटा वैल्यू आई है -1260, ये आपके पास वैल्यू आई है फॉर 2 मोल्स, ये आप चेक करें ना 2NO के लिए, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट इज द, यहां पर वो जो बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है NO की, वो पर मोल पूछ रहा है। आप ये जरा देखें यूनिट पे क्या लिखा है, पर मोल, एक मोल के लिए बताएं, एक मोल के लिए कितनी होगी। आप इस वैल्यू को 1260 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देखें यहां पर उसने जो स्टेटमेंट लिखी है कि व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन NO, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी, और यूनिट्स आप देख लें, जो नीचे ऑप्शन है वो पर मोल के लिए पूछ रहे हैं। ये जो 1260 आई है ये फॉर द 2 मोल आई है, तो आप इसको जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 1260 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास आ जाएगा 630, तो 630 इज द आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, the equation for a redox reaction is shown, which species is being oxidized in this reaction। अच्छा पहला काम ये क्या करें इसमें
कि हर एलिमेंट के ऊपर ना ऑक्सीडेशन स्टेट डाल दें। Cl-1 होता है, 2 Cl पर -2 हो जाएगा, 10+2। एक Cl पर -1, 2 Cl है -2, Hg पर +2 या 2+, -1 4 माइनस हो जाएगा, 10 पर 4+, -1 और ये 2 माइनस 2 + 2 पर है, 1 पर +1 होगा, एक Hg पर +1 होगा। अब हम देखें विच स्पीशीज बीइंग ऑक्सीडाइज, कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसको मार्क कर लें। Hg को अगर आप देखें, Hg 2+ से 1+ में जा रहा है, ये तो कम हो रहा है भाई, ये तो नहीं हो सकता। अब आप आगे चलें, Cl को देखें, Cl भी अनचेंज है, लेकिन टिन को अगर आप देखें, टिन 2+ से जा रहा है 4+ के अंदर, तो टिन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो विच स्पीशी इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो आप बताएंगे टिन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हम साइड पे करते हैं इधर। ये है जी हमारे पास इक्वेशन H2I2, it gives 2 moles of HI. अच्छा जी, इनिशियल मोल कितने हैं जी? अगर आप क्वेश्चन देखें 3.60 मोल हाइड्रोजन के हैं और आयोडीन के हैं 2 मोल्स, ये 0.00 ये इनिशियल मोल है। यूज मोल, इक्विलिब्रियम मोल। अच्छा ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 3.20 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमेन, इक्विलिब्रियम पर 3.20 मोल बच गए। अब खुद सोचें कि स्टार्टिंग बेटा उसने लिए थे इतने, स्टार्टिंग इतने लिए थे, इतने बच गए, तो डिफरेंस क्या गया? डिफरेंस जो है वो यूज हुआ है, तो 3.60 में से माइनस करें 3.20, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 0.4, मतलब 0.4 यूज हुए। तो हाइड्रोजन और आयोडीन में मोलर रेशियो क्या है? 1:1 है, तो जितने मोल हाइड्रोजन के यूज हुए होंगे उतने ही आयोडीन के भी यूज हुए होंगे, इसलिए आयोडीन के भी 0.4 बचे। कितने जी? आयोडीन के इक्विलिब्रियम मोल कितने? तो 2 माइनस 0.4 कर देंगे, 1.6 आ जाएगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड के बनेंगे कितने? अब अगर आप रेशियो चेक करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो डबल हो रही है, 1:2 है। तो अगर हाइड्रोजन 0.4 है तो हाइड्रोजन आयोडाइड 0.8 होगा। ये आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए। अब आपको क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन को पढ़ें तो वो केपी आपसे पूछना चाह रहा है ना, तो केपी के लिए आपको पता है आपने थोड़ा लंबा काम करना है, मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालना है, तो हम मोल फ्रैक्शन पर आ जाए। एक्स मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल मोल बेटा इसको ऐड कर लें, इक्विलिब्रियम मोल में जो आपके पास मोल्स बन रहे हैं 3.20 प्लस 1.6 प्लस 0.8, ये आ रहा है 5.6। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा अभी पार्शियल प्रेशर आगे आएगा सर जी, हाँ जब पार्शियल प्रेशर का स्टेप आएगा तब मैं बताऊंगा, पहले ये स्टेप देख लो। मोल फ्रैक्शन अब अपने कैसे निकालना है कि जो इंडिविजुअल मोल है 3.20 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 5.6, 1.6 डिवाइडेड बाय 5.6, 0.8 डिवाइडेड बाय 5.6। अब बेटा देखें इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 3.20 डिवाइडेड बाय 5.6, ये आ रहा है जी 0.57, 1.6 डिवाइडेड बाय 5.6, ये आ रहा है 0.285, और 0.8 डिवाइडेड बाय 5.6, ये आ रहा है 0.142। ये मोल फ्रैक्शन आ गया, राइट? एक्स। अब आपने ये पढ़ा हुआ था कि अब आपने क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आपके पास टोटल प्रेशर होना चाहिए, राइट? अब आप जरा क्वेश्चन पढ़ें, क्या टोटल प्रेशर उसने कहीं पर दिया हुआ है? क्वेश्चन को बेटा पढ़ के देखें, कहीं पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब क्यों नहीं दिया हुआ, मैं आपको इसकी लॉजिक बताता। जब इक्वेशन में दोनों साइड पर मोल्स इक्वल हो, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, उसकी रीजन जरा देखिए ना। ये ना आपके पास अच्छा बेटा देखें, अब आपके पास अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, अब जरा आप खुद सोचें
मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर एक इसको एज्यूम करें कि अगर टोटल प्रेशर सपोज 100 है, 100, तो आप एच आई को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफा ऊपर, तो ये क्या कट नहीं जाएंगे बेटा आप इसमें? जब मोल्स इक्वल होते हैं देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टोटल प्रेशर। तो आपको क्या करना होता है, जब मोल्स इक्वल हो इक्वेशन के दोनों साइड पर, तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, उन्हीं को आप पुट कर देते हैं केपी के एक्सप्रेशन में डायरेक्ट। क्योंकि अगर आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो उन्होंने कट हो जाना था, ऊपर और नीचे जो प्रेशर था, टोटल प्रेशर, वो कट हो जाना था। फॉर एग्जांपल इफ टोटल प्रेशर इज पी, मैं एज्यूम करता हूं टोटल प्रेशर पी है, ठीक है। अगर टोटल प्रेशर पी होता तो फिर देखें ऊपर भी प्रेशर कितनी दफा है बेटा, 2 दफा है, नीचे भी कितनी दफा है, 2 दफा है। तो जब मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि टोटल प्रेशर की वैल्यू तो सेम होगी ना ऊपर और नीचे, तो वो कट हो जाएंगे। इसलिए आपने याद रखना है शॉर्टकट ये, कि जब भी इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो दोनों साइड पर, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और जो आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही होती है वही आप उठाकर केपी के अंदर पुट करते हैं। तो मैं यही वैल्यू बेटा पुट कर दूंगा केपी के एक्सप्रेशन में। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का ये आ रहा है 0.142 टाइम्स 0.142 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 0.57, और आयोडीन का आ रहा है 0.285। बेटा कोई बच्चा इसको सॉल्व कर ले शाबाश जल्दी से, और मुझे बताए क्या आंसर आ रहा है। जी जी बेटा क्वीन, मुझे जल्दी से बताए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा जी, इसका आंसर आ रहा है 0.124। 0.124 का मतलब है 0.125, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये असल में रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। टू केमिकल्स एक्स एंड वाई, two chemicals X and Y react together in solution to give the product Z. The rate of formation of product Z at the start of the reaction was measured in the 5 experiment. अब बेटा देखें, ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है जी X प्लस Y, और ये आपको Z बनाकर दे रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 में X की जो कंसेंट्रेशन है ना वो 0.1 है, Y की कंसेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z का जरा देखें, रेट की यूनिट होती है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, कि 1 सेकंड के अंदर, पर सेकंड मीन कि 1 सेकंड में Z कितना बना है, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो 1 सेकंड में Z कितना बना है 0.0001 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सेकंड एक्सपेरिमेंट बेटा जो उसने किया जरा देखें, X की अमाउंट उतनी ही रखी और Y को डबल किया, Y को डबल कर दिया ना, 0.1 की जगह क्या कर दिया 0.2 कर दिया, और यहाँ रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, रेट बेटा बढ़ गया, लेकिन रेट डबल नहीं हुआ बेटा, रेट उसके स्केयर टाइम बढ़ा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, रेट उसके स्केयर टाइम बढ़ गया है ना, लेकिन बढ़ गया है। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं, और अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को देखें, एक्स तो अनचेंज है, अनचेंज, और वाई को उसने 4 गुना बढ़ाया बेटा, 4 टाइम बढ़ाया है, लेकिन ये कितने टाइम बढ़ा है बेटा, रेट 16 टाइम बढ़ गया है, उसके स्केयर टाइम बढ़ा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 में कंपैरिजन करते हैं। अब देखें उसने किसको बढ़ाया और किसको अनचेंज रखा है। एक्सपेरिमेंट 1 और 4 को अगर आप कंपेयर करें, उसने y को डबल कर दिया है, 0.1 से क्या कर दिया है 0.2 कर दिया, कंसेंट्रेशन बढ़ाई है ना x की, y को अनचेंज रखा है, y इज अनचेंज। तो क्या कोई फर्क पड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन पर? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि x को चेंज करने से
रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा। y को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं भाई, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जिस रेशो से आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेटा मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको डबल किया है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए था? डबल होना चाहिए था। ये डबल तो नहीं हुआ ना, ये तो 4 गुना बढ़ गया भाई। ये कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना। तो दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि जो काम आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, रेट भी उसी रेशियो के साथ बढ़ना चाहिए। तो अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। गलत। क्यों? क्योंकि देखें, एक्स की अमाउंट आपने जब बढ़ाई, एक्स को आपने जब डबल किया, एक्स को डबल करने से क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा? अनचेंज। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। ये रॉन्ग है, बी में पढ़े। बी कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वाई। नहीं भाई, ये क्यों गलत है? सुने, ये इसलिए गलत है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसको डबल किया है तो यहां पर भी ये डबल होना चाहिए। फिर तो आपने कहना था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वो 4 टाइम हो रहा है, इसलिए आपने इसको कहा है कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। जी बेटा, स्क्रीन देखें, आपको नजर आ रही है? अब जरा चेक कीजिएगा, 1 मिनट। बेटा मुझे मैसेज करके बताइएगा मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, शाबाश। अब बेटा देखिए नेक्स्ट, कि सी क्यू ठीक है। सी इसलिए ठीक है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एक्स। कि आपने यहां पर एक्स को जब बढ़ाया, एक्स को बढ़ाने से, अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को कंपेयर करें, एक्स को आपने बढ़ाया, देखें वाई अनचेंज है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एक्स। और डी क्यों गलत है भाई? डी इसलिए गलत है कि वाई को जब आप चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क तो पड़ रहा है ना। अलबत्ता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, an example of SaCl4 is added to cold water. Which statement describe the mixture form at the end of reaction? ये तो बेटा आप लोगों ने काफी दफा किया है, लेकिन ये क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि HCl बन जाएगा, व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स, और SiO2 सॉलिड बनेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन विथ प्रेसिपिटेट, ऑप्शन बी। क्योंकि SiO2 जो है ना, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा बेटा, सॉलिड फॉर्म, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और एसिडिक सॉल्यूशन HCl बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, L and M are element in period 3। पीरियड 3 एलिमेंट में जी, इसमें सोडियम आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। The oxide of L is solid at room temperature and the oxide has the giant structure। जब इसने ये बात कही है ना कि ऑक्साइड ऑफ L इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उसका जाइंट स्ट्रक्चर है, तो मुझे ये समझ आ गई है कि ये इन चारों में से होगा। क्योंकि फास्फोरस का जो ऑक्साइड होता है ना, P2O5, ये जाइंट नहीं है, सिंपल है। SO2 सिंपल है। तो इसलिए जो उसने कहा है कि जो ऑक्साइड है उसका जाइंट स्ट्रक्चर है, तो Na2O, MgO, Al2O3 और SiO2, इनमें से कोई होगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। The chloride of L does not react with water। और कह रहे हैं कि जो इसका क्लोराइड है ना, वो भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता। अब जरा देखें, अगर आप सिलिकॉन का क्लोराइड देखें, SaCl4, क्या वाटर से रिएक्शन करता है जी? अभी हमने किया है, SiO2 और HCl बनाता है ना, ये तो करता है, इसका सिलिकॉन निकल गया। अच्छा,
Al2Cl6 या AlCl3, याद है बेटा वाटर से रिएक्शन करता है और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, इसमें H आयन बनते हैं। बताएं जरा, सोचें, पीरियोडिसिटी में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब वाटर में डालते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है जी। तो ये भी वाटर से रिएक्शन करता है, लेकिन पीछे रह गए सोडियम और मैग्नीशियम, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। तो अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा, सुने, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि आर्गन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन M। अब जरा इनके मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं ना, फिर आपको बात क्लियर होगी। ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये सोडियम है जी इधर, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पहले देखिए, आपके मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड मैंने पढ़ाया होगा, आपको पता है P4S8Cl2, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब वो कह रहे हैं कि M क्या चीज है। M कह रहे हैं M ऐसा एलिमेंट है कि जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो सिर्फ आर्गोन से कम है। तो वो कौन होगा जी, क्लोरीन होगा, क्लोरीन। देखिए फास्फोरस तो हमने पहले ही निकाल दिया था ना, ये तो पहले ही हमने निकाल दिए थे, सिलिकॉन भी निकाल दिया था। तो सोडियम, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। आपको ये पता चल गया है कि जो आपका यहाँ पर L है, L वो सोडियम और मैग्नीशियम में से होगा, और M आपको समझ आ गया कि M आपका क्या होगा, M इज क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड शुड बी आंसर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को तो उसने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो सोडियम क्लोराइड आंसर होगा। देखें आपने कैसे, ये इस तरह के एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपने कैसे इसको पिक करना है। पहले जब उसने कहा ना कि इसका जॉइंट स्ट्रक्चर है, तो मैंने जॉइंट स्ट्रक्चर को देखते साथ ही किन किन को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड जॉइंट नहीं होते, फास्फोरस के ऑक्साइड जॉइंट नहीं होते। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि जो आंसर होगा ना, जो इसमें इन चारों में से सिलेक्ट करना होगा। फिर मैंने सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को क्यों निकाल दिया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जो इनके क्लोराइड है ना वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते। तो सिलिकॉन का जो क्लोराइड है और जो एल्यूमिनियम का क्लोराइड है वो तो वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम निकाल दिए। अब सोडियम मैग्नीशियम रह गए थे। तो तीसरी स्टेटमेंट ने आपको बताया कि जो दूसरा एलिमेंट है M, उसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ आर्गन से कम है। तो उसके लिए बेटा आप जब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा वो तो क्लोरीन है। तो आपको फिर पता चल गया कि L सोडियम और मैग्नीशियम है और M जो है वो क्लोरीन है। तो आपने देखना है या तो सोडियम क्लोराइड आंसर होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड आंसर होगा। तो सोडियम क्लोराइड का ऑप्शन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। A farmer requires a solid compound to raise the pH of the soil in a field from 5.5 to above 6. Which compound could the farmer use? Definitely base alkali use करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेस है। बाकी तो देखें अमोनियम कंपाउंड्स और वाटर, अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो भी हम करने जा रहे हैं, आपको वो ट्रेंड में हमने याद कराए थे, थर्मल स्टेबिलिटी, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट। और इसके अंदर बेटा हमने आपको ये बताया था कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ये बात आपको बताई गई थी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसको आपको बताया था कि जब ये टूटता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है ना। अब आपने यहाँ पर बताना है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। और आपको पता है नाइट्रेट जब भी टूटते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। कार्बोनेट्स जब टूटते हैं तो एक गैस बनती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब तोड़ेंगे तो एक ही गैस बनेगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं बनेगी। ये कह रहे हैं जी Z is an anhydrous compound
of group 2 element. When it is heated, Z undergo thermal decomposition. उसने अभी नहीं बताया कि वो कार्बोनेट की बात कर रहा है या नाइट्रेट की, लेकिन कह रहा है कि Z को जब आप हीट करेंगे ना, डिकम्पोज करेंगे, तो प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस बनेंगी। तो आपको समझ आ गई है कि नाइट्रेट की बात हो रही है, कार्बोनेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि कार्बोनेट में एक गैस बनती है। Z हैज, तो इसका मतलब है कार्बोनेट तो नहीं है जी, इनमें से होगा या मैग्नीशियम या बेरियम। दूसरा कह रहे हैं कि Z हैज relatively low thermal stability compared to the other group 2 compound containing the same anion as Z. What is compound Z? अब देखिए दो ही बच गए आपके पास, बेरियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, और वही कह रहे हैं कि Z जो है ना उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए ना कि थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड डाउन द ग्रुप बढ़ता है, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो कौन सा होना चाहिए जी? मैग्नीशियम और बेरियम में मैग्नीशियम नाइट्रेट इज द आंसर ना, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट ऊपर आ रहा है, आसानी से टूटेगा। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करना मुश्किल है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी हैज रिलेटिवली लो थर्मल स्टेबिलिटी, इसकी वजह से डी इज द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। देखें, विच रो गिव्स मिक्सचर दैट बोथ रिजल्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हेलाइड आयन। मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 आपने बताना है कहां पर दोनों में ऑक्सीडेशन हो रही है, हेलाइड आयन की, स्पेसिफिकली हेलाइड आयन। अगर आप मिक्सचर 1 में देखें ना, AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनेगा? देखें, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। आप जरा चेक कीजिएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप डालेंगे ना तो आपको समझ आएगी। ये देखें जी, हेलाइड आयन को देखें बस, क्लोराइड Cl-1, यहां भी Cl-1, तो क्या कोई ऑक्सीडेशन हो रही है? वो कह रहा है दोनों में होनी चाहिए, बस ए तो गलत हो गया। फिर दूसरे में तो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन वो दोनों में पूछा है, क्योंकि HI और H2SO4 है, उसमें आयोडीन बनेगा। अच्छा, ऑप्शन ए रॉन्ग है जी, ऑप्शन बी पर आते हैं जी। अब Br2 प्लस NaCl, ये तो बेटा समझ आ गई कि Br2 NaCl में से Cl को रिप्लेस करेगा और Cl-1 Cl2 में चला जाएगा। लेकिन आपको ये मैंने काफी दफा बताया थ्योरी में बेटा कि H2SO4 और HCl का रिएक्शन नहीं होता। क्लोराइड आयन इज ए पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 is unable to oxidize the chloride into chlorine, तो इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसको नहीं याद आ रहा वो ग्रुप 17 का टॉपिक बेटा डिटेल में पढ़ सुन ले जाकर, रिकॉर्डिंग लेसन। सी में आए बेटा, सी में देखें आपके पास जो मिक्सचर 1 है वहां तो आपको ऑक्सीडेशन नजर आएगी, क्योंकि Cl2 क्या करेगा? Br को बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा, Br-1 से Br2 में चला जाएगा। लेकिन जो मिक्सचर 2 है वहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वहां पर Br की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। Br यहां भी -1 था, और जब NaBr में जाएगा तो वहां भी -1 होगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना इसमें। देखें, जो हेलोजन एल्केन है उसमें जो हेलाइड है Br, वो NaBr में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NaBr के अंदर भी ब्रोमाइड इज -1। लेकिन अगर आप डी को देखें, डी में आपको दिखाता हूं करके, पहला रिएक्शन देखें डी का, Br2 प्लस NaI, ब्रोमीन इस Na को I को रिप्लेस करेगा, तो NaBr प्लस I2। सर देखिएगा 0 से -1 में जा रहा है और आयोडाइड -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगी ना बेटा मिक्सचर 1 में तो। और मिक्सचर 2 देखें बेटा, मिक्सचर 2 भी आपके सिलेबस का रिएक्शन है जो पीरियोडिसिटी में हमने किया हुआ है। H2SO4 और NaBr, इनके जब रिएक्शन होता है NaHSO4 बनता है और HBr बनता है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि HBr H2SO4 से फर्दर रिएक्शन करता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या बनता है जी? इसमें Br2 बनता है, और इसमें क्या बनता है जी? SO2 बनता है, और इसमें क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये देखिए, हमने बेसिकली ये देखना था कि क्या दोनों में हेलाइड आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, chlorine gas is widely used to treat the contaminated water. When chlorine is added to water, which chemical species present is responsible for killing bacteria? देखें,
आप जब क्लोरीन को वाटर में डालते हैं ना, तो आपके पास HCl बनता है और HClO बनता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये बात आपने याद रखने वाली है बेटा, कि जो HClO है ना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल टू किल द बैक्टीरिया। HClO, तो आपको HClO यहाँ नजर नहीं आ रहा। HClO इज एसिड, ये फर्दर डिकम्पोज भी हो जाता है और कुछ ना कुछ आयोनाइज भी होता है। ये जब आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, देखिए इधर, HClO जब आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव NClO-1, ये जो ClO-1 है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल टू किल द बैक्टीरिया। आपकी बुक में ऐसे ये भी लिखा है कि HClO डिकम्पोज होता है इनटू HCl एंड एटॉमिक ऑक्सीजन, और एक थ्योरी ये कहती है कि दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू किल द बैक्टीरिया। लेकिन बेटा आपने, क्योंकि यहाँ तो एटॉमिक ऑक्सीजन का ऑप्शन भी कहीं नहीं दिया हुआ, तो असल में ये याद रखिएगा कि HClO है, HClO इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और इसमें जो आइंस हैं ClO-1, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। व्हाट इज एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस of the uncontrolled use of nitrate fertilizer? पर जब हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर वाटर में चले जाते हैं, एलजी की ग्रोथ को इनहांस करते हैं। एलजी एक लेयर बना देती है वाटर की लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, अंदर जो है प्लांट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। जब बैक्टीरिया उन प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को यूज करके प्लांट्स को डिकम्पोज करना है, तो बेसिकली लो ऑक्सीजन लेवल, अंदर पॉन्ड्स में वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन गैस सल्फाइड रिएक्ट टू फॉर्म द सॉल्ट अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एन ऑरेंज अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये जो ऑरेंज अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा अमोनियम सल्फाइड, द एडिशन ऑफ NaOH to this solution produce a gas X। देखें मेरी बात सुनिए, ये जी आपके पास NH4 पॉजिटिव SH-1। ओ लेवल्स में आपने ये टेस्ट पढ़ा था कि अमोनियम आयन के अंदर अगर आप NaOH या KOH ऐड करें तो कौन सी गैस निकलती है। अमोनियम आयन में अगर आप NaOH ऐड कर दें कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस रिलीज होती है। याद है ये टेस्ट या नहीं याद, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमोनियम आयन इज एसिडिक इन नेचर। ये NaOH इज एसिडिक, NaOH बेस है। जब ये इस NH4 प्लस के अंदर जाएगा तो इसमें से बेटा अमोनिया गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अमोनिया गैस निकलेगी। तो बेटा अब यहाँ पर X तो अमोनिया गैस है, ये आगे जी। अब आ जाए आप सेकंड उस पर। अब देखें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बात ध्यान में रखें। रिएक्शन मिक्सर में तीनों चीजें हैं, अमोनिया भी है, अमोनियम सल्फाइड भी है। कह रहे एडिशन ऑफ HCl to a separate portion of this solution produce a gas Y। X and Y represents different gases or identical gases। What are the identity of X and Y? X तो हमने बता दिया कि X is ammonia। अच्छा अब देखिए वो दूसरे में ये कह रहा है कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया HCl इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। जरा सोचें HCl किससे रिएक्शन कर सकते हैं, अमोनिया से कर सकते हैं, अमोनियम से तो नहीं करेगा, अमोनियम से नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अमोनियम खुद एसिडिक इन नेचर है। अच्छा ये जो है ना आपके पास, इसको आप आइंस की फॉर्म में लिखें तो आपको समझ आएगा, NH4 प्लस और S माइनस है, S2 माइनस। HCl इससे भी रिएक्शन कर सकते हैं, HCl इससे भी कर सकता है। अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखें तो क्या बनेगा जी, अमोनियम क्लोराइड। अगर आप नीचे वाला रिएक्शन देखें तो क्या बनेगा, देखें अगर आप नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं तो ये जो सल्फाइड है ना, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, तो क्या करेगा, H2S गैस बनाएगा। वो कह रहा है कि द एडिशन ऑफ HCl टू अ सेपरेट पोर्शन प्रोड्यूस अ गैस, उसमें गैस बनेगी। देखें अमोनियम क्लोराइड तो गैस नहीं है ना, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस H2S। तो क्या यहाँ पर बेटा आपके पास देखिए आप कहेंगे अगर कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपको पता है या अमोनिया गैस की बात हो रही है या H2S की हो रही है।
तो अमोनिया गैस अगर निकालनी है ना, तो अमोनिया गैस कौन रिलीज करता है? अमोनियम रिलीज करता है, और वो भी कब रिलीज करता है? जब आप उसमें बेस डालते हैं। तो अब दूसरी गैस है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड H2-, और H2- की नेचर क्या है? बेसिक इन नेचर है। क्यों बेसिक इन नेचर है? क्योंकि इट हैज द एबिलिटी, इसके पास लोन पेयर है ना, एंड इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द H आइन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप डालेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H आइन ये गेन कर लेगा और H2S गैस बनाएगा। इसलिए बेटा जो दूसरी गैस होगी वो कौन सी होगी? H2S। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि H2S कहां से आ रही है। असल में जो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें आपके पास ये जो अमोनियम सल्फाइड है ना, NH4, ये आइंस की फॉर्म में इसको देखें आप, NH4 प्लस भी है सोल्यूशन में, H2- भी है, अमोनिया भी है, NH4 प्लस भी है, और SH-1 भी है। देखिए ये सारे आइंस आपके पास सोल्यूशन में है। अब अगर आप HCl डालते हैं ना बेटा ऊपर से, तो एसिड ने किससे रिएक्शन करना है? एसिड ने रिएक्शन करना है बेटा बेस के साथ। आप कहेंगे यहाँ दो बेसिस हैं, मतलब बेसिस की ज्यादातर निशानी होती है, उनके पास लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सर HCl इधर इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, HCl अमोनिया के साथ भी कर सकता है, HCl इसके साथ भी कर सकता है। अमोनिया के साथ करेगा तो गैस नहीं बनेगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, इसलिए उसको निकाल दें। H2- के साथ करेगा तो H2S बनेगा, SH- के साथ करेगा फिर भी H2S बनेगा। बेटा ये दोनों H2S गैस बना रहे हैं, क्योंकि दोनों जब प्रोटॉन को गेन करेंगे तो H2S गैस बनेगी। ठीक है, तो आज बेटा यहाँ 19 तक करते हैं। अभी ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन रहता है, ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन बेटा अगर आप खुद करें, और कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन भी आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है, करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन इसका फायदा नहीं है। कोशिश करें कि जो MCQs हैं उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा करें। और टॉपिकल्स बेटा आपको लग रहा है कि जोन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा, उसके टॉपिकल भी करें MCQs के। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।